नमस्कार साथियों, सेकंड ग्रेड के सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन है और फैक्टर अफेक्टिंग पार्ट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमारी 2 वीडियो आ चुकी हैं जिसके अंदर एक में हिस्ट्री का पार्ट है वो डिस्कस किया गया है, एक में साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि क्लोरोप्लास्ट है उसको डिस्कस किया है। साथ में ही वहीं पर जो लाइट रिएक्शन है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड है, हमने उसको डिस्कस किया है। उसके बाद आज का जो थर्ड वीडियो है, इस थर्ड वीडियो के अंदर हम फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन पोर्शन है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि सेकेंड ग्रेड के एग्ज़ाम में प्लांट फिजियोलॉजी से 7 से 8 क्वेश्चन है वो बनते हैं। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है वो फोटोसिंथेसिस को लेकर है और फोटोसिंथेसिस वाला जो पोर्शन है इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। क्लियर? तो हमारी हर एक वीडियो से एक क्वेश्चन आने की संभावना कन्फर्म है। हो सकता है कि पोर्शन का रीअरेंजमेंट चेंज हो, उसके बिहार पर हो सकता है कि आज का जो हमारा डिस्कशन है उससे 2 क्वेश्चन कम से कम बने। क्लियर है? तो आप हमारे साथ लगातार इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और अपना जो स्कोर है उसको इम्प्रूव करें। चलिए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं क्योंकि हम आपका ज़्यादा समय है वो ख़राब नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से शॉर्टली हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हमने क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर की बात की थी। तो क्लोरोप्लास्ट में हमने थैलाकोइड मेम्ब्रेन देखा था जहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है, और दूसरा जो पोर्शन है वो कौन सा है, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर क्या होगा, वहाँ पर डार्क रिएक्शन होगी। यानी कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर जो लाइट है किस में कन्वर्ट हो रही है, एटीपी बना रही है, NADPH2 बना रही है, और इसका जो यूज़ है वो किस में हो रहा है, शुगर फॉर्मेशन में। इस पूरे पोर्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर हुआ? चलिए, डार्क रिएक्शन है, इस डार्क रिएक्शन की स्टार्टिंग का है। इस डार्क रिएक्शन का मतलब क्या होगा, तो लाइट इंडिपेंडेंट फेज होता है, मतलब लाइट पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं होता है, इंडिपेंडेंट रहता है। लाइट के प्रोडक्ट है वो इसमें यूज़ होते हैं। क्लियर? तो इसमें जो लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन हुआ था वो यूज़ हो जाएगा किसमें, डार्क रिएक्शन के अंदर। तो डार्क रिएक्शन है डज नॉट रिक्वायर डायरेक्टली लाइट। इस बात का ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा कि जो डार्क रिएक्शन है वो कब होती है, डे टाइम और नाइट में, दिन में होंगी या रात में होंगी। तो हमें ये लगता है कि डार्क रिएक्शन है इसका मतलब रात में होंगी, ऐसा नहीं है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट होते हैं, लाइट पर डायरेक्टली निर्भर नहीं करती है। ये लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट को यूज़ करती है, जैसे ATP है, NADPH2 है। तो इसको यूज़ कर क्या कर रही हैं, वो अपना प्रोडक्ट बनाती हैं। मतलब जो डार्क रिएक्शन है वो लाइट रिएक्शन पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं होकर लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे क्या होती है, निर्भर होती है। इस वजह से हम इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट रिएक्शन की बात की है। कहाँ पर होगा, स्ट्रोमा पार्ट के अंदर होगा। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर रहेगी। यहाँ पर क्या होगा, CO2 है, CO2 प्लस क्या होगा, वाटर, ये जुड़कर क्या बनाएगा, ग्लूकोज बना रहा है, और ये ग्लूकोज बन रहा है तो सिंथेसिस फेज है। इस वजह से इसके अंदर क्या होगा, एनाबॉलिक फेज रहेगा, यानी कि कुछ बनेगा। C3 साइकिल जो होती है, C3 साइकिल के कितने फेज होंगे, 3 फेज होते हैं। इनके डार्क रिएक्शन में जो पहला प्राइमरी जो पाथवे जिसने समझाया है वो कैल्विन साइकिल है, और कैल्विन साइकिल जो इस बात को एक्सप्लेन कर रही है उसका जो फर्स्ट फेज है किसके लिए, बायोसिंथेसिस के लिए इन्होंने प्राइमरी स्टेप बताए हैं। पूरा बायोसिंथेसिस फेज उन्होंने बताया है। किसका यूज़ किया है उन्होंने, कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उसका यूज़ किया है। और फिर ये तीनों जो पाथवे कंप्लीट हुए हैं 3 स्टेप के अंदर, 3 चरण के अंदर, उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं जो कैल्विन ने बताए हैं।
तो केल्विन साइकिल है, हम डार्क रिएक्शन की बात कर रहे हैं। डार्क रिएक्शन में सबसे पहले कौन आता है? केल्विन साइकिल आती है। उसका जो पहला स्टेप है वो कौन सा है? कार्बोक्सिलेशन है। ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। इसमें RUBP किसके साथ जुड़ गया? CO2 के साथ जुड़ गया। 5 कार्बन का ये है, 1 कार्बन ये है, टोटल अनस्टेबल 6 कार्बन की कीटो शुगर का फॉर्मेशन होता है। और फिर जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन का बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये ग्लिसरेट। डन। किसकी प्रेजेंस में? एंजाइम कौन सा है? रूबिस्को एंजाइम। यानी कि ये कौन है? RUBP है प्लस CO2 है, ये जुड़कर किस में बन जाएगा? 2 मॉलिक्यूल किसके हैं? 3PGA के। यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट कौन सा है? रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? तो एक CO2 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होगा RUBP के साथ, तो इसके 5 कार्बन तो इसके हैं, 1 कार्बन इसका है, तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो पहला स्टेप है वो कौन सा है? कार्बोक्सिलेशन है, CO2 का जुड़ना है RUBP के साथ। प्रेजेंस किसका है? रूबिस्को के एंजाइम की प्रेजेंस में। तो PGA बन गया है। PGA बनने के बाद तो एक बात ध्यान देने लायक इसमें है कि जो कार्बोक्सिलेशन होता है इसमें ATP भी यूज़ नहीं हो रही है और NADPH2 का भी क्या नहीं है यूज़, तो नो एनर्जी यूज़, तो कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं हो रही। कौन से स्टेप में? कार्बोक्सिलेशन स्टेप होता है। ये बात आपसे पूछी जाएगी किस स्टेप के अंदर है वो एनर्जी खर्च नहीं होती है, तो कार्बोक्सिलेशन स्टेप के अंदर एनर्जी खर्च नहीं होती है। अगला स्टेप है जो 3PGA है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। ग्लिसरिक एसिड है तो ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। किसका यूज़ कर ATP NADPH2 का। ATP NADP है, ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन है। तो रिडक्शन में क्या होंगे? काम में आएंगे, और रिडक्शन में काम में आएंगे तो ये क्या होगा? एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। ये क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट है। आपको याद हो ग्लाइकोलाइसिस में जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1-bis-फॉस्फेट, और उससे जब टूटता है तो डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट और 3-ग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है। ये बन गया तो रिवर्सिबल में फ्रक्टोज बन जाएगा। फ्रक्टोज से वापस क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? ये किस में है? रिडक्शन स्टेप में है। अगला स्टेप कौन सा आता है? रीजनरेशन है। बाद में RUBP लगातार यूज़ हो रहे हैं तो उनको रीजनरेट किया जाएगा, तो उसमें 1 ATP का खर्चा और आ जाता है। केल्विन साइकिल के बेसिक स्टेप कितने हैं? 3 हैं। पहला कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। यहाँ हम बात करते हैं तो कार्बोक्सिलेशन जो है उसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं हुआ। रिडक्शन है उसमें 2 ATP खर्च हुए, 2 NADPH2 खर्चा हुआ, और रीजनरेशन जो होगा उसमें 1 ATP का खर्चा होगा। तो टोटल हम पर ग्लूकोज की बात करते हैं तो उसमें केल्विन साइकिल है वो कितने टाइम रन होगी? 6 टाइम रन होगी। और एक जो साइकिल है, एक साइकिल पे जो खर्चा है वो कितने का है? 3 ATP प्लस क्या होगा? 2 NADPH2, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 क्या चलेगा? CO2, क्योंकि कार्बन में एक कार्बन एक CO2 के ऊपर 3 का खर्चा था, तो ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6, तो 6 CO2 यूज़ होंगे, 18 ATP, यानी कि 3 ATP पर कार्बन, और 2 NADPH किसके पर कार्बन? 6 कार्बन है, इस वजह से ग्लूकोज बनेगा। तो टोटल खर्चा है C3 साइकिल का ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए 18 ATP और 12 NADH। क्लियर है? ये हम इंटरमीडिएट स्टेप के बारे में बात करी है। तो मेन एंजाइम होता है कार्बोक्सिलेशन के लिए RUBP किसकी प्रेजेंस में CO2 के साथ जुड़ पाती है? रूबिस्को एंजाइम। तो रूबिस्को एंजाइम है मोस्ट अबाउंडेंट है वर्ल्ड के अंदर, अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और जो रूबिस्को है वो दोनों तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि रूबिस्को वो दोनों के साथ बाइंड हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी और किसके साथ है? CO2 के साथ भी। अगर दोनों इक्वल हैं तब भी किसके साथ होगा? CO2 के साथ। कभी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो ये जो रूबिस्को है वो ऑक्सीजन के साथ क्या है? बाइंडिंग, या हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर वर्क करता है।
तो ये फोटो रेस्पिरेशन ऑक्सीजनेज एक्टिविटी हो जाएगी। और अगर CO2 के साथ जुड़ता है तो कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है। तो ये रूबिस्को है वो दोनों तरीके से क्या कर सकता है, CO2 और O2 दोनों के साथ क्या जुड़ सकता है। तो एक हम कैल्विन साइकिल का पाथवे है और दूसरा क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन के पाथवे में इन्वॉल्व हो जाता है। क्लियर रहा। हम यहाँ डिस्कस करते हैं कौन है, RUBP है, रूबिस्को एंजाइम है। उस एंजाइम में CO2 प्लस वाटर दोनों जुड़ रहे हैं इसके साथ, तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलेशन स्टेप है। तो ये कौन सा है, पहला स्टेप है। फिर 2 मॉलिक्यूल बनेंगे किसके, PGA के। उसमें ईच मॉलिक्यूल एक ATP एक NADPH खर्चा होगा तो रिडक्शन स्टेप होगा, तो ट्रायल शुगर बनेगी। ट्रायल शुगर फिर किस में, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी। और रिमेनिंग है वो रीजनरेशन होगा, तो रीजनरेशन के लिए क्या होगा, एक ATP का खर्चा होगा। तो यानी कि C3 साइकिल में खर्चा कितना है, 3 ATP प्लस क्या होगा, 2 NADPH कितने हैं पर कार्बन। और फिर हमें ग्लूकोज बनाना, फ्रक्टोज बनाना, जितने भी कार्बन है उनको इतने से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके लिए टोटल कंजप्शन है, कितनी एनर्जी का यूज़ होगा वो निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारी क्या है, C3 साइकिल कंप्लीट हो रही है। पहला स्टेप कौन सा, कार्बोक्सिलेशन। दूसरा कौन सा, रिडक्शन। थर्ड स्टेप कौन सा, रीजनेशन। किसने बताया था, कैल्विन ने बताया था। किसकी सहायता से बताया था, कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इस पाथवे को डिस्कस कर लिया है। ये डार्क रिएक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ लाइट के निर्भर रहती है। तो प्रोडक्ट कौन है, ATP NADPH2 के लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है। इनके ऊपर निर्भर है कौन सी, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि रात में होगी, वो कभी भी हो सकती है, बस उसका जो प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन के वो अवेलेबल हो तो रिएक्शन क्या होगी, कंटिन्यू चलती रहती है। फिर जो सभी प्लांट हैं वो एक जैसे इन्वायरमेंट में नहीं रहते हैं। कुछ इन्वायरमेंट क्या प्लांट के लिए स्टेबल रहता है, कुछ जो इन्वायरमेंट है वो नॉर्मल प्लांट के लिए क्या होगा, स्टेबल नहीं रहता है। नॉर्मली हम हाईलाइट इंटेंसिटी ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या होगी, अलग हो गई। ट्रॉपिकल रीजन है, टेम्परेट रीजन है, डेसिडुअस टाइप के, सभी का क्या है अपना अपना एक हैबिटेट है जिसके अंदर प्लांट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो कुछ प्लांट के अंदर क्या होगा, अडेप्टेशन होता है। जो अडेप्टेशन है वो कौन सा है, हम आगे देख रहे हैं किसके अंदर, C4 साइकिल के अंदर। एक बात यहाँ आती है कि C3 साइकिल है, C4 साइकिल है। C3 साइकिल का मतलब जो फर्स्ट कार्बन मॉलिक्यूल बना वो 3 कार्बन का था, इस वजह से हमने उसको क्या कहा है, C3 साइकिल कहा है। और यहाँ पर जो पहला प्रोडक्ट बनेगा CO2 फिक्सेशन के बाद तो वो कौन सा बनेगा, 4 कार्बन का बनेगा, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, C4 साइकिल बोलते हैं। C4 साइकिल में फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्सैलेटिक एसिड बनता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैलिक एसिड एस्पार्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला प्रोडक्ट है 4 कार्बन का, इस वजह से 4 कार्बन है तो इसको क्या कर देते हैं, C4 साइकिल बोल देते हैं। और इसी को डिस्कवर करने वाले कौन, हेचेनस्लैक है, तो इस वजह से इसको हेचेनस्लैक साइकिल बोलते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मक्का के अंदर, गन्ना के अंदर, ज्वार के अंदर, इनकी मेज, शुगर केन, सोरगम के अंदर प्रेजेंट होगा। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है वो 2 टाइप के होंगे, इस वजह से क्लोरोप्लास्ट का एक स्पेशल अरेंजमेंट मिलता है, इस वजह से उसको क्या कहते हैं, क्रेन्स एनाटॉमी बोलते हैं। ये वस्कुलर बंडल है, यहाँ पर क्या होंगे, एक टाइप के क्या है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, दूसरे टाइप के क्या है यहाँ पर है। तो सर्कुलर वॉल के अंदर क्या है, अरेंजमेंट जो प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, क्रेन्स एनाटॉमी बोलते हैं। इसमें प्राइमरी जो एक्सेप्टर के तौर पर जो एंजाइम यूज़ होगा वो कौन सा होगा, PEP। कौन सा है, कार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो यह क्या होगा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो कार्बोक्सिलेज है वो एंजाइम प्रेजेंट होता है, मेसोफिल सेल के अंदर है। अब मेसोफिल सेल क्या होती हैं, जो ग्रीन कलर की सेल होती हैं लीफ में, जो आउटर मोस्ट इलोंगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, यानी कि जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे मेनली, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल बोलते हैं। और मेसोफिल सेल में कौन प्रेजेंट है, PEP कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट है। इसकी सबसे ज़्यादा एफिनिटी होती है किसके साथ, CO2 के साथ जुड़ने की।
यानी कि जो C4 जो साइकिल होगी इसमें CO2 लेने वाली सेल अलग है और CO2 फिक्सेशन करने वाली सेल अलग है। तो एटमॉस्फेयर से CO2 लेने का काम तो किसका होगा, मीजोफिल सेल का होगा, और ये किसका रहेगा, बंडल शीथ सेल का रहेगा, जिसमें CO2 का क्या होगा, फिक्सेशन होगा। क्लियर हुआ। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है 4 कार्बन का, इस वजह से हम एचेंस लाइक में C4 साइकिल को पढ़ते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि मीजोफिल सेल में तो क्या होगा, CO2 फिक्सेशन होगा, बंडल शीथ सेल में केल्विन साइकिल चलती है। मीजोफिल CO2 फिक्सेशन दिखाएगा बंडल शीथ सेल, तो उसमें क्या होगा, केल्विन साइकिल होगा। यानी कि एटमॉस्फेरिक CO2 तो अलग सेल ले रहा है और उसका फिक्सेशन जो स्टोर फूड में कन्वर्ट हो रहा है वो कौन सी अलग सेल है। केल्विन साइकिल है वो CO2 को क्या करती है, फिक्सेशन करवाने का काम है, शुगर बनाने का काम होता है। तो केल्विन साइकिल है वो बंडल शीथ सेल में और बाहर से एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम है वो किसका होगा, मीजोफिल सेल का रहेगा। क्या क्या स्टेप रहेंगे, फॉस्फेनॉल पायरुवेट के साथ क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा तो ऑक्सोलाइसिटिक एसिड बनेगा, ये ट्रांसफर होगा किस में, सॉरी कन्वर्ट होगा किस में, मैलेट और एस्पार्ट में। ये कहाँ पर जाएंगे, मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में, वहाँ जाकर क्या होगा, CO2 को रिलीज कर देंगे और वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। क्लियर हुआ। तो ये पायरुवेट है, मीजोफिल सेल में फॉस्फोइनॉल रीजनरेशन होगा, ATP खर्चा होगा और वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। यानी कि एस्पार्टिक एसिड अब क्या बनेगा, CO2 रिलीज कर देगा और पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से एनर्जी खर्च होगी, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। इस बात पे अगर हम बात करते हैं तो ये 2 सेल में जाकर क्या होता है, कंप्लीट होता है। टोटल एनर्जी कितना लग रहा है, 5 ATP और 2 NADPH2 पर CO2। C3 साइकिल की हमने बात की थी तो वहाँ पर क्या होगा, 3 ATP प्लस क्या होगा, 2 NADPH2 का यूज़ होगा। तो यानी कि यहाँ पर 2 का क्या होगा, एक्स्ट्रा खर्चा लगा है किसके कंपैरिजन में, C3 साइकिल के कंपैरिजन में। पर ग्लूकोज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 30 ATP हो जाएगा, 12 NADPH2 हो जाएगा। तो 2 ATP का जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है वो किसको लेकर हुआ है, फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए। फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, एनर्जी ज़्यादा क्या होगी, इकट्ठी होगी, ज़्यादा कन्वर्ट होगी, इस वजह से क्या होगा, हाई फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी होती है और बेटर अडेप्टेशन होता है किसके लिए, हाई लाइट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लाइट है, ड्राई है। क्योंकि जब टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा तो रूबिस्को है, रूबिस्को वो दोनों एक्टिविटी शो करता है, ऑक्सीजनेज भी और कार्बोक्सिलेज भी। तो कार्बोक्सिलिक एक्टिविटी को बंद कर कर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है, यानी कि O2 के साथ जुड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन होगा हाई टेम्परेचर लाइट की। तो उससे बचाने के लिए 2 ATP का खर्चा किया जाता है। उस खर्चे का यूज़ कैसे किया जाता है कि एक सेल तो CO2 को लेगी और एक क्या करेगी, फिक्सेशन करवाएगी। इसी कारण से क्या होगा, 2 ATP का खर्चा क्या होगा, बढ़ जाता है। क्लियर हुआ। यानी कि C4 साइकिल है वो कहाँ पर चलेगी, ऐसा एरिया जहाँ पर टेम्परेचर क्या है ज़्यादा है, लाइट क्या है ज़्यादा है, ड्राई कंडीशंस होती हैं, वहाँ फोटो रेस्पिरेशन से प्लांट को बचाने के लिए कौन सी साइकिल होगी, C4 साइकिल प्रेजेंट होती है। ये जैसे ये कौन है, मीजोफिल सेल है, ये कौन है, बंडल शीथ सेल है। एटमॉस्फेरिक क्या होगा, CO2 से आया, फिक्सेशन करवाया, ऑक्सोलाइसिटिक एसिड बना, एस्पार्टिक एसिड बना, फिर ट्रांसपोर्ट हुआ, एस्पार्टिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट में। उन्होंने साथ ही गैस को रिलीज कर दिया, CO2 ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन सॉरी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ यूज़ होगी, C3 साइकिल के अंदर। पायरुवेट बना, पायरुवेट यहाँ गया, पायरुवेट पे 2 ATP का खर्चा करके फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया। ये है C4 साइकिल। 2 सेल हैं, एक एब्जॉर्ब करती है, दूसरा क्या करती है, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रही है, यानी कि एक फूड का फॉर्मेशन कर रही है ना। उसमें कौन, केल्विन साइकिल की साइड और CO2 एब्जॉर्प्शन की साइड दोनों क्या है, अलग अलग हैं। इस वजह से फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा 4 कार्बन का है तो C4 साइकिल कहते हैं, 3 कार्बन का होता तो C3 साइकिल बोलते हैं। C3 साइकिल है वो क्या है, यूनिवर्सल है,
और हमेशा क्या होगी, चलेगी, और हमेशा जो चलेगी तो सभी प्लांट में प्रेजेंट होती है। C3 साइकिल C4 प्लांट में प्रेजेंट होती है और C3 में जैसे मेनली है ही। एक हम बात कर रहे हैं किसका, C2 साइकिल का, फोटो रेस्पिरेशन। हमने अभी पढ़ा है कि हाई लाइट टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर हाई लाइट इंटेंसिटी है, वहाँ पर क्या होगा कि जो लाइट है, लाइट की प्रेजेंस में RUBP है, रूबिस्को एंजाइम, कार्बोक्सिलेज एंजाइम, वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को शो करना शुरू कर देता है। इसी वजह से लाइट को एब्जॉर्ब कर कर भी क्या होगा, कार्बन को यूज़ किया जा रहा है। तो लाइट की प्रेजेंस में कार्बन का टूटना क्या कहलाता है, फोटो रेस्पिरेशन कहलाता है। C2 साइकिल नॉर्मल कंडीशन में कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होती है, और जो स्पेशल कंडीशन होगी उस कंडीशन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, तो क्या होगा कि 3PGA के जो मॉलिक्यूल बनने चाहिए थे वो नहीं बनकर क्या बन जाएगा, ग्लाइकोलेट का मॉलिक्यूल बन जाएगा। यानी कि जो RUBP है, रूबिस्को जो एंजाइम है, रूबिस्को एंजाइम नॉर्मली CO2 को जोड़ता है, तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं PGA के। और कभी ऑक्सीजन क्या हो गई, ज़्यादा है, CO2 क्या है, कम है, टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, तो RUBP या रूबिस्को एंजाइम जो है वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को शो करता है। और जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को शो करेगा तो 2 मॉलिक्यूल की जगह वो केवल एक मॉलिक्यूल बनाएगा 3PGA का, और एक मॉलिक्यूल बनता है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। और ये जो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट है, इसी के ऊपर नाम पड़ा हुआ है क्या, C2 साइकिल। 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनता तो C3 साइकिल, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना है 4 कार्बन का, इस वजह से C4 साइकिल। C2 साइकिल का प्लेस कौन सा होगा, तो प्लेस में 3 सेल ऑर्गेनल यूज होते हैं C2 साइकिल में, यानी कि फोटो रेस्पिरेशन में क्लोरोप्लास्ट है, प्रोक्सिसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर तो हमने कह दिया कि क्या 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बना है, तो C2 साइकिल है, तो कौन सा 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट बना है। ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म का होगा, प्रोक्सिसोम में होगा, H2O2 का फॉर्मेशन होगा, पेरोक्साइड तोड़ने का काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, ग्लाइसिन किस में कन्वर्ट हो गया, सीरिन में, साथ ही CO2 क्या होगी, रिलीज हो गई। यानी कि जो लाइट है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लाइट की प्रेजेंस में CO2 फिक्सेशन होने की बजाय CO2 क्या होगा, रिलीज हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, लाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन। इसमें O2 का यूज़ होता है, CO2 रिलीज होती है, ना ATP बनता है, ना NADPH2 बनता है, ना कोई ग्लूकोज बनता है, तो टोटली क्या है, वेस्टफुल प्रोसेस। ओवरऑल क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। C3 प्लांट के अंदर मोर प्रोमिनेंट फॉर्म में आपको दिखाई देगा फोटो रेस्पिरेशन। C4 जो प्लांट होते हैं, C4 प्लांट में जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, अलग अलग रहेगा, यानी कि एटमॉस्फेरिक CO2 अलग एब्जॉर्ब हो रही है, और कैल्विन साइकिल में फिक्सेशन क्या होगा, अलग साइड पे हो रहा है। इस वजह से क्या आएगा, तो C4 साइकिल, यहाँ हम बात करें कि C4 प्लांट है वो रेस्पिरेशन नेग्लिजिबल शो करते हैं। C3 जो प्लांट होते हैं उनमें रेस्पिरेशन क्या होगा, ज़्यादा देखने को मिलता है, फोटो रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जैसे क्या होगा, बढ़ेगी, तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगा, कंपेरेटिवली कम हो जाएगा, तो बाइंड होने की क्षमता किसकी ज़्यादा है, फिर CO2 किसमें, सेम कंसंट्रेशन पर। क्लियर है। तो ये हमारा कौन सा था, C2 साइकिल के लिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट थे। आइए हम साइकिल देखते हैं। हम C2 साइकिल की बात करते हैं। RUBP है, ऑक्सीजन जुड़ा, ग्लाइकोलेट बन गया, ग्लाइकोलेट से ग्लाइऑक्सिलेट, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाएगा, ग्लाइऑक्सिलेट हो गया, ग्लाइसिन में कन्वर्ट हुआ, 2 मॉलिक्यूल हैं वो जुड़े, तो क्या होगा, सीरीन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक NH3 अमीन ग्रुप रिलीज हुआ, एक CO2 ग्रुप रिलीज हुआ, साथ ही क्या होगा, NADPH2 का फॉर्मेशन हुआ, तो सीरीन आया, हाइड्रोक्सी पायरुवेट है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक अमीन ग्रुप निकल गया, वो आकर क्या होगा, ये यूज़ हो जाएगा। इसमें हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लिसरिक एसिड में, ग्लिसरिक एसिड किस में, PGA में, PGA किस में होगा, C3 साइकिल में यूज़ होगा। यहाँ 5 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, 5 कार्बन के मॉलिक्यूल में से ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन जब ऐसे चलेंगे तो 2 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हैं।
इस वजह से 4 कार्बन के मॉलिक्यूल हो गए, 4 कार्बन में 3 कार्बन का क्या होगा, सीरीन का फॉर्मेशन होगा, 1 कार्बन है वो रिलीज हो गया लाइट की प्रेजेंस में। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। कितने सेल ऑर्गेनल हैं C2 साइकिल में यूज हुए हैं, क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। सक्सेसफुली 3 सेल ऑर्गेनल हैं जो फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं किसको, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में। तो सबसे पहले कौन है, CO2 फिक्सेशन है, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, ये रेट डिपेंड करता है, यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, डे टाइम में है तो प्लांट CO2 को लेता है और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ये दोनों पे निर्भर करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल में कौन होगा, लाइट हो गया, CO2 कंसंट्रेशन, टेम्परेचर है, वाटर है, ऑक्सीजन, मिनरल्स है, ये तो एक्सटर्नल है, इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। इंटरनल है, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल क्या कम है, लीफ की एनाटॉमी सही नहीं है, लीफ का साइज़ कम है, नंबर क्लोरोप्लास्ट कम है, एंजाइमिक एक्टिविटी नहीं है, स्टोमेटा पता नहीं ओपन है या क्लोज है, इन सभी के ऊपर क्या होगा, निर्भर करते हैं। तो ये कौन से इंटरनल फैक्टर हैं, ये कौन से हैं, एक्सटर्नल फैक्टर हैं। आगे हमारे पास आता है ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो ये क्या होगा, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करता है कोई भी एक प्रोसेस, उस प्रोसेस में जो रेट लिमिटिंग जो फैक्टर है वो अब सब्सटेंस रहेगा जो सबसे कम अमाउंट में है। जैसे हम फोटोसिंथेसिस की बात कर लेते हैं, लाइट भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, टेम्परेचर भी ऑप्टिमम कंडीशन में, वाटर भी सफिशिएंट है, पर CO2 कंसंट्रेशन क्या है, कम है। जो सबसे कम होगा वही क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को, उसी को हम क्या कहते हैं, रेट लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे कम रहेगा वही क्या होगा, लिमिट में रहेगा, तो लिमिटिंग फैक्टर है उस प्रोसेस का। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, लाइट की। लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, कहाँ तक जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट तक, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। रेंज हम जानते हैं, विजिबल रेंज होती है, विजिबल रीजन होता है जिसके अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगी, अलग अलग कलर पे क्या होगी, अलग अलग होती है, मेनली ब्लू और रेड कलर में क्या होगी, ज़्यादा होती है। लाइट ड्यूरेशन है, जितना ज़्यादा है जितना कम है, तो लाइट ड्यूरेशन कम है तो टोटल फोटोसिंथेसिस क्या होगा, कम या ज़्यादा होगा। पर का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में कोई चेंज नहीं आएगा। कभी अर्ली मॉर्निंग है या इवनिंग है, उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो जहाँ पर फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर किसका है, लाइट का है। सेकंड फैक्टर कौन सा है, CO2 कंसंट्रेशन। तो CO2 कंसंट्रेशन नॉर्मली क्या होगी, जो प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, अगर हम उसको इंक्रीज करते हैं तो C3 प्लांट क्या करता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ाता है, C4 प्लांट नेग्लिजिबल होता है। इस वजह से CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाने की वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, तो C3 प्लांट को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्लांट बोलते हैं। आगे कौन सा है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर ऑप्टिमम रेंज होती है, C3 प्लांट की अलग होगी और C4 प्लांट की अलग होगी। और इसमें ऑप्टिमम जो टेम्परेचर रेंज होती है उसमें मैक्सिमम एंजाइमेटिक एफिशिएंसी आती है, तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। एक हमारे फैक्टर आता है वाटर रॉ मटेरियल होता है, तो टोटल का 1% वाटर है यूज़ होता है। तो नॉर्मली जो वाटर है डायरेक्टली रेट को कंट्रोल नहीं करता, इनडायरेक्टली क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो गए, CO2 आना बंद हो गई, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, रिड्यूस हो गया। वहीं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होगा, ज़्यादा हो गया, तो RU रूबिस को जो एंजाइम है उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा, तो फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है। जबकि C4 प्लांट में लगभग क्या होगा, एब्सेंट होता है। मेनली किस पे शो होगा, C3 प्लांट के लिए। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, ज़्यादा क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, कुछ कम है तो क्या होगा, डेथ हो गई, मान लो टूट गया मॉलिक्यूल, क्लोरोसिस हो गया, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। कुछ मिनरल्स है, जैसे मैग्नीशियम है, आयरन है, नाइट्रोजन है, Mn है, तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स है जो मॉलिक्यूल पूरे पाथवे में कहीं ना कहीं क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। आगे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले
कुछ क्या होते हैं, इनहिबिटर्स होते हैं। तो जो पूरा जो प्रोसेस होता है उसमें कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चेन को क्या कर देते हैं, स्टॉप करवा देते हैं, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो हम अब डिस्कस कर रहे हैं कि इसको इनहिबिटर को, DCMU है, ये कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है। तो एग्जांपल्स इसमें से मेनली तो जो पूछा जाता है वो DCMU पूछा जाता है। ये फोटो सिस्टम क्या होगा, सेकंड को कंट्रोल करता है और स्टॉप कर देता है किसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को। एट्राजीन भी किसमें है, PS सेकंड में है, वो भी इलेक्ट्रॉन को ब्लॉक करती है। तो ये क्या QA है, QB है, तो इनकी इनिशियल एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और फियोफाइटिन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। इससे पहले बीच में इसको क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। तो PS सेकंड नहीं चलेगा, फोटो सिस्टम सेकंड वर्क नहीं करेगा, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पैराक्यूट है, इनकी PS फर्स्ट को क्या करता है, स्टॉप करवाता है। DCCD है, तो ये ATP सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, ETS को कंट्रोल कर रही है। और ये क्या है, CC, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है उसको क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है। और आइडोएसिटामाइड है, ये कैल्विन साइकिल को ही, CO2 फिक्सेशन को इनहिबिशन करता है। यानी कि पूरे प्रोसेस में या तो लाइट इनहिबिट हो या डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन तो लेस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, डार्क रिएक्शन में क्या होंगे, मोर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो मोर अफेक्टेड कौन सा है, डार्क रिएक्शन है। तो ये हम कुछ जो इनहिबिटर्स हैं इनके बारे में देख लेना। आज हमने डिस्कस किया है डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन के साथ C3 साइकिल है, C4 साइकिल है, C2 साइकिल है और फैक्टर अफेक्टिंग। तो ये आज हमने डिस्कस किया है। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो आई होप हमारे साथ आप जुड़े रहें और फर्दर जो वीडियो आती हैं उसको भी आप कंटिन्यू बनाए रखें, अपनी तैयारी को एक अच्छा आयाम दें। इन्हीं सभी बातों के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।